वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो कि सिलेबस में है 4th नंबर। पिछले लेक्चर में हमने 3rd नंबर डिस्कस किया था, 3rd टॉपिक, जिसमें पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़ को बहुत इन डेप्थ देखा था और हमने इसमें 2 पार्ट्स किए थे, पार्ट ए पार्ट बी। आज हम पढ़ेंगे अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ का एलामिया 1948, जिसमें तमाम अक़वाम आलम ने साइन किए हुए हैं और वो उसका हिस्सा हैं, और उसमें मौजूद 30 पार्ट्स जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि इंसानी हकूक़ क्या हैं, उनको हम बहुत तफसील से देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी पिछले लेक्चर में एक स्लाइड आपसे शेयर कर रहा था जो रह गई थी, उसको हम कंप्लीट करते हैं, और पाकिस्तान के हवाले से थी। फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान के हवाले से ये एक स्लाइड थी, जिसमें इसको हम थीसिस देख लेते हैं ताकि हम फिर अपने लेक्चर पे आएँ। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है। ये स्लाइड आपसे शेयर कर ली जाएगी गूगल क्लासरूम के अंदर, आप बस इसको एक बार समझ लें। इसमें ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन बताई गई है कि इसका बेसिक मकसद ये है कि ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि तमाम इंसान बराबर हैं, रंग नस्ल से बाला होकर। ह्यूमन राइट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, यही चीज़ें डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं 7। इसके अलावा कह रहे हैं कि मौजूदा ज़माने को, मौजूदा एज को एज ऑफ राइट्स भी कहा जाता है, कि जितना ज़्यादा लोगों ने इस वक्त अपने हकूक़ मनवाए जो सदियों से उनको नहीं मिल रहे थे, वो आज के दौर में सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। वो चीज़ें जो एक दौर में बिल्कुल नामुमकिन से थी, वो आज कानून का हिस्सा बनी हुई हैं। इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से बताया है। ये चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ी थी। ह्यूमन डिग्निटी क्या है, इज़्ज़त नफ्स क्या है, यूनिवर्सलिटी, आलमियत, ठीक है, ये सब चीज़ें। इसी तरह इसका एवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक चीज़ बतदरीज किस तरह वजूद में आई। तो 1919 से बताया इन्होंने कि सबसे पहले मज़दूरों की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लीग ऑफ नेशन, जो वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में बनी थी, जो कि नाकाम हो गई थी, जिसका मकसद पीस लाना था, वो नाकाम रही पीस लाने में, और वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बनाई गई, जो कि ताहाल कायम है। इसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का आखिरी सरमन, जिसमें बहुत तफसील से ह्यूमन राइट का जिक्र किया गया है, यह हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। क्लासिफिकेशन इसकी है, सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स हैं। इसको इन्होंने स्टेट लेवल पे डिवाइड करके बताया है। इसी तरह सिविल राइट्स, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। सिविल राइट्स में क्या है कि इंसान की फिजिकल इंटीग्रिटी से वो, उसको शहर में जीने का हक हो, अमन व अमान मुहैया हो। पॉलिटिकल राइट है कि उसके लिए जस्टिस हो, फेयर ट्रायल हो। इसी तरह सोशल इकोनॉमिक, उसकी मीशत का उसको पूरा बराबर हक मिल रहा हो, उसको जॉब मिल रही हो, उसको मयारी चीज़ें मिल रही हैं, उसकी एक्सेस हो। पाकिस्तान के हवाले से ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या क्या इश्यूज हैं। डोमेस्टिक वायलेंस था, चाइल्ड अब्यूज़ था, ऑनर किलिंग थी, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग वगैरह थी। अब ये कुछ स्टैटिस्टिक दी हुई हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लेगा, बल्कि पढ़ लेगा एक बार कि क्या क्या इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में किस तादाद में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको भी बन किया जाता है। हम आज के टॉपिक पे आते हैं, ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन के हवाले से। ये 1948 में इनकी डिक्लेरेशन आई थी, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। यानी पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद की बात है ये। 10 दिसंबर 1948 को ये कायम हुई, और ये कहता है कि राइट एंड फ्रीडम टू ऑल ह्यूमन बींग्स। It was accepted by General Assembly as a resolution 217 during its 3rd session on 10 December 1948। जो फ्रांस में इनका 3rd सेशन हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा का, जनरल असेंबली का। अभी आप लोगों से भी एक सवाल है इसमें क्विज़ के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से, कि इमरान खान ने भी जनरल असेंबली के एक सेशन से ख़िताब किया था,
तो वो कौन सा सेशन था? अगर ये थर्ड था, क्योंकि हर साल में इनका एक ही सेशन होता है और उसमें तमाम मुल्क के सरबराहान शरीक होते हैं, तो वो इमरान खान वाला कौन सा सेशन था? 45 में ये काम हुई थी, तो 48 में इसका थर्ड सेशन था जिसमें ये डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जिक्र किया गया। अब इसके कुछ आर्टिकल्स हैं, कुल 30 आर्टिकल हैं। इसका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन्होंने कि आर्टिकल 1 और 2 किसके बारे में बात करता है, फिर 3 से 5 किस चीज़ के बारे में, 6 से 11 में किसका जिक्र है, 12 से 17 में किसका जिक्र है, 18 से 21, कुल 30 आर्टिकल्स हैं। इसको मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, मैं आपको तेज बताऊंगा उसमें कि क्या क्या चीज़ें। अभी मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसमें। बैकग्राउंड बताइए इसकी कि किस तरह से ये वजूद में आया, क्या इश्यूज थे दुनिया में। स्लेवरी मौजूद थी, रेसिज्म मौजूद था। एक छोटी सी इन्होंने स्पीच भी दी हुई है इसकी रोज वेलेट जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे। इसी तरह क्रिएशन एंड ड्राफ्टिंग, इसकी ड्राफ्टिंग हुई, कौन कौन लोग शामिल थे इसमें। फिर अडॉप्शन, इसको कितने ममालिक ने अडॉप्ट किया, तो आप इसमें देखेंगे 48 कंट्रीज़ जिन्होंने किया, उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तो पाकिस्तान उस वक्त एक आज़ाद मुमलिकत था। और चाइना का आप लोग देखें, इस टाइम झंडा कुछ और है, क्योंकि चाइना को आज़ादी नहीं मिली थी। चाइना 1949 में जाके आज़ाद हुआ था, और जो मौजूदा उसकी आज़ादी है वो 49 से कंसिडर होती है। इससे पहले इसका झंडा भी चेंज था। इसी तरह 8 कंट्री वो भी थी जिन्होंने इससे अवॉइड किया था, लेकिन बाद में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, जिनमें चिकोस्लोवाकिया है, सऊदी अरेबिया है, बायलोर बेलारूस जिसे कहते हैं, बायलोरशियन, साउथ अफ्रीका है। इसका भी देखें आप, झंडा अलग है। इन्होंने भी बाद में जाके जो है 99 में अपने आप को, सबसे ज़्यादा इश्यूज ही इनमें थे ह्यूमन राइट्स के, क्योंकि अपार्थीड जिसपे कालों के साथ नस्ली तासुब किया जाता था, हालांकि वो ज़्यादा तादाद में थे, जिनके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने बहुत ज़्यादा जदोजहद की। पोलैंड, सोवियत यूनियन, यूक्रेन, यूगोस्लाविया। तो अगर आप देखें इसमें एक साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया हैं जो यूएसएसआर का पार्ट नहीं है। बाकी ये सारे जो वो हैं जो आयरन कर्टन जिसे हम कहते हैं, दीवारें बर्लिन के राइट साइड के इलाके जहाँ पे कम्युनिज्म राज था, वहाँ के लोग हैं। और दो लोगों ने सिरे से हिस्सा ही नहीं लिया, जिसमें हंदुरूस है और यमन है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है जो कि मनाया जाता है यूएनओ की तरफ से हर 10 दिसंबर को। इसकी सिग्निफिकेंस बताइए क्यों इम्पोर्टेंट है ये। लीगल इफेक्ट है इसका, नेशनल लॉ है। रिएक्शन बताइए इसकी कि इस पे जहाँ इसकी तारीफ़ की गई है वहाँ इस पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। और सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म जो इसकी है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कैरो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है, जो कि ओआईसी जो इस्लामिक ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक अपना ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन निकाला है। इसमें कई चीज़ें जो उन्होंने कही हैं जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उसके बारे में बात की गई है। द राइट टू रिफ्यूज़ टू किल, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की वॉर के हवाले से पॉलिसीज़ हैं। इसी तरह आके एंड में बैंकॉक डिक्लेरेशन जो कि 93 में हेल्ड हुई थी, इसमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ लाई गई थी ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के हवाले से। कैरो डिक्लेरेशन आपके लिए एक्स्ट्रा स्टडी के लिए, अगर आप लोग पढ़ना चाहें कि ये क्या कहता है, 1990 में ये आया था। कैरो जो कि इजिप्ट का कैपिटल है, वहाँ पे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पेश किया गया था। 30 बेसिक ह्यूमन राइट्स जो बताए हैं इसमें, उनको हम तेज तेज पढ़ लेते हैं। पहला है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फ्री एंड इक्वल, तमाम इंसान बराबर हैं और आज़ाद हैं। नंबर 2 है नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। नंबर 3 है राइट टू लाइफ, उन्हें जीने की आज़ादी है। नंबर 4 है कोई किसी का ग़ुलाम नहीं है। नंबर 5 है नो टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, किसी के साथ गैर इंसानी रवैया या तशद्दुद नहीं किया जाएगा। नंबर 6 है कि सेम राइट टू यूज़ लॉ, कि सबके लिए एक ही कानून इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 7वां है इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने जब पेश किया जाएगा तो तमाम लोग बराबर कंसिडर किए जाएंगे। 8 है राइट टू ट्रीट इट फेयर बाय कोर्ट, कोर्ट को
किया जाएगा। इसी से मिलता जुलता है कि नो अनफेयर डिटेनमेंट, उनको अनफेयर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अपनी हिरासत में नहीं रखा जाएगा। 10 पॉइंट है राइट टू ट्रायल, उनको अपने ट्रायल का बिल्कुल राइट होगा। जो उन पर ट्रायल्स चलते हैं उसमें आज़ादी होगी, जिस अगर वो वकील करना चाहते हैं तो वकील मिलेगा। जज के पास उनको उसी तरह डेट्स दी जाएंगी जिस तरह आम शहरियों को दी जाती है। इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड गिल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मुजरिम वो उस वक्त तक मुजरिम नहीं है, वो मुलजिम है उस वक्त तक जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो जाए। जब जुर्म साबित हो गया तो उसको मुजरिम कहेंगे, उससे पहले वो मुलजिम कहलाएगा जिस पे इल्ज़ाम लगा हुआ है। राइट टू प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। फ्रीडम टू मूवमेंट एंड रेजिडेंस, उसको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना या नकल मकानी की आज़ादी होगी। राइट टू असाइलम, उसे दूसरे मुल्क में असाइलम पनाह लेने का भी राइट होगा। राइट टू नेशनलिटी, अगर वो कानून पे पूरा उतरता है तो वो किसी भी मुल्क की नेशनलिटी लेने का पाबंद है। राइट टू मैरी एंड हैव फैमिली, शादी की इजाज़त होगी और फैमिली की भी। राइट टू ओन थिंग्स, हर इंसान को आज़ादी है कि वो प्रॉपर्टी ले सके, मकान बना सके। फ्रीडम टू थॉट एंड रिलीजन, मज़हब की और सोचने की आज़ादी होगी। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, अच्छा ये वाला जो 19 आर्टिकल है इसमें, ये पाकिस्तान की 19 आर्टिकल में भी यही चीज़ है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। मगर हमारे यहाँ इसमें एक कदगन है और इसमें हम एक बाउंड्री सेट करते हैं कि आपने फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन करना तो है, मगर इतने हद तक नहीं करना कि आप इसमें मुक़द्दस हस्तियों का भी मजाक उड़ाएं और उनके खिलाफ भी कुछ कहें। इतनी आज़ादी नहीं है। राइट टू असेंबल, एवरीवन हैज़ द राइट फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, ठीक है, अपने आप को एसोसिएट करने की आज़ादी है इनमें। राइट टू डेमोक्रेसी, जमहूरियत की आज़ादी है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, उन्हें सोशल सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी हर मेंबर, हर सोसाइटी के मेंबर को। राइट टू वर्क, काम करने की आज़ादी है, कहीं भी बर्ताव नहीं किया जा सकता कि आप के स्टेटस पे, हर इंसान को आज़ादी है, जॉब आए तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। राइट टू रेस्ट एंड हॉलीडे, छुट्टी भी मिलेगी और इसका भी हक है हर इंसान को। राइट ऑफ सोशल सर्विस, सोशल सर्विस फ्राहम की जाएंगी, ख़ास तौर पे क्लोथ, हाउसिंग, मेडिकल केयर, इस तरह की चीज़ें। राइट टू एजुकेशन, तालीम की आज़ादी है, तालीम का हक है सबको। राइट ऑफ कल्चर एंड आर्ट, सकाफ़त की आज़ादी है। फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में उनको मूवमेंट में और चीज़ों की आज़ादी है। सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ क्या कह रहा है? एवरीवन इज ड्यूटीज टू द कम्युनिटी इन विच अलोन द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज पॉसिबल। In exercise of his right and freedom, everyone shall be subject only to such limitation as are determined by law, solely for the purpose of securing due recognition and respect for the right and freedom of others and meeting the just requirement of morality, public order, and the general welfare in a democratic society. कानून के हवाले से इसमें जिक्र है कि हर एक को एक्सरसाइज करने का आज़ादी है और वो आज़ाद है कि जब लॉ डिफाइन है तो वो उसको अपने हिसाब से डिटरमाइन करे, उस कानून के दायरे में ही उसका फैसला किया जाए। यानी इसको आप कह सकते हैं कि कानून से बालतर कोई ना हो। और आखिरी पॉइंट इसका कहता है ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे, कि इंसानी हकूक़ जो हैं वो नहीं छीने जा सकते। जो कि जितने भी 29 पॉइंट है, 30वां पॉइंट ये कहता है उनको आपने लाजमी देना है। सो दोस आर ऑल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लिस्टेड बाय यूएनओ, all universal human rights listed above commonly known as 30 basic human rights that must be respected and protected by the law. पार्ट ए हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। पार्ट बी के लिए इसमें यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट है, इसमें ये कंप्लीट हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कहता है। इसी तरह इनका एक बुकलेट है इस हवाले से,
कुछ 2 स्लाइड्स हैं इस हवाले से भी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपसे शेयर करूँगा अभी। और एक फर्मिला यूसुफ नाम की खातून है, इनकी एक प्रेजेंटेशन है बहुत उम्दा। तो पार्ट 1 के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि आप लोग क्या समझते हैं कि 30 पॉइंट्स थे, पॉइंट्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या यूनाइटेड नेशन आपकी नज़र में फ्रॉड है? आपके सामने फ़लस्तीन का इशू है, कश्मीर का इशू है, और भी बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पे ख़ास तौर पे फसाद नज़र आता है। दुनिया में पीस कायम करते हुए भी इनकी दोहरे मयार नज़र आते हैं। या आप समझते हैं कि नहीं, यूनाइटेड नेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और ये फ्रॉड नहीं बल्कि जेन्युइन इदारा है? तो आप लोग कमेंट करें। पार्ट बी में हम कंटिन्यू करेंगे, इसको मज़ीद तफसील से देखेंगे, यही बातें हम इनको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को और थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो आंसर करें इसका।